हेलो दोस्तों। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। आज का मैंने टॉपिक दोस्तों लिया है जो यूपी पैट आगामी परीक्षा में सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों। उसका नाम है मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र और वन। यानी आज हम मरुस्थल के बारे में जानेंगे, वनों के बारे में जानेंगे, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, कितनी वर्षा की आवश्यकता उन वनों को होती है, उन सभी के बारे में जानने का एक प्रयास करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं मरुस्थल क्या होता है। मरुस्थल एक अनुर्वर क्षेत्र का भूदृश्य है जहां कम वर्षण होती है। यानी मरुस्थल एक वह क्षेत्र है जहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है और इसके परिणाम स्वरूप रहने की स्थिति पौधे और पशु जीवन के लिए प्रतिकूल होती है। अब आपने एक शब्द सुना होगा अनुकूल। अनुकूल का मतलब वहां रहने के वातावरण के अनुकूल मान लो, यानी रहने की जहां पर इच्छा जाहिर की जाए, जहां पर रहना संभव हो उसे अनुकूल बोलते हैं, और जहां पर रहना असंभव हो उसे प्रतिकूल बोलते हैं। तो यानी मरुस्थल में रहने की स्थिति प्रतिकूल मानी जाती है। वनस्पति की कमी के कारण भूमि की असुरक्षित सतह अनाच्छादन की स्थिति में आ जाती है। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 भाग शुष्क या अर्धशुष्क है। अब ये फैक्ट जो आपको देखने को मिला है, पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 भाग शुष्क या अर्धशुष्क है। इसमें अधिकांश पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र शामिल हैं। यानी ध्रुवों पर, हमारी पृथ्वी पर 2 ध्रुव पाए जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, जहां पर कम वर्षा होती है और जिन्हें कभी कभी ध्रुवीय मरुस्थल या शीतल मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थलों को गिरने वाली वर्षा की मात्रा प्रचलित तापमान, मरुस्थलीकरण के कारणों या उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं शुष्क क्षेत्र क्या होता है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, इसीलिए इसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। इसके अंतर्गत राजस्थान के 4 जिले जो पाकिस्तान की सीमा रेखा से लगे, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर हैं। इसे ही भारत के महान मरुस्थल कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर दोस्तों माना जाता है, और भारत का यही एक बड़ा मरुस्थल माना जाता है, जिसे थार का मरुस्थल भी दोस्तों कहते हैं। जो आ गया देखो, आगे इसी बारे में लिखा हुआ है, जो महान थार मरुस्थल, जो महान भारतीय मरुस्थल भी कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तरी भाग में विस्तारित एक शुष्क मरुस्थल है। यह भारत और पाकिस्तान में लगभग 2 लाख किलोमीटर 77,000 वर्ग मील पर विस्तारित है। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, 9वां सबसे गर्म उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। थार का 85% भाग भारत और 15% भाग पाकिस्तान में दोस्तों स्थित है। यानी यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल कौन सा माना जाता है, तो दोस्तों आपको थार मरुस्थल लगा कराना है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान स्थिति 70% भौगोलिक क्षेत्र शुष्क भूमि के रूप में है, जिसमें से 30% भूमि क्षरण की प्रक्रिया में तथा 25% भूमि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2003 से 5 और 2011 से 13 के बीच 18.7 लाख हेक्टेयर भूमि का मरुस्थलीकरण हुआ है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार विश्व में हर वर्ष 12 मिलियन हेक्टेयर उत्पादन भूमि मरुस्थलीकरण और सूखे के कारण भूमि बंजर हो जाती है। ये भी जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों जो सामने लिखी हुई है। आप इस जानकारी को देखिए ताकि ये अच्छी जानकारी आपकी जानकारी में ऐड हो सके दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हर साल लगभग 20 मिलियन टन के बराबर अनाज में उत्पादन में कमी आ रही है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 5वां भाग अर्थात 20% हिस्सा मरुस्थल बनता जा रहा है। विश्व के मरुस्थलों में सर्वाधिक जनसंख्या तो थार मरुस्थल में पाया जाता है। अब ये बड़ा अच्छा फैक्ट निकल कर दोस्तों सामने आया है। यदि जनसंख्या का घनत्व पूछा जाने लग जाए तो भारत के थार मरुस्थल में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब कुछ विश्व के प्रमुख मरुस्थल शुष्क क्षेत्र मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिनकी अवस्थिति भी मैंने दी है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आप जानते ही हैं, सहारा मरुस्थल, जो उत्तरी अफ्रीका में है, संसार का सबसे बड़ा है। नामीब भी अफ्रीका में है। नूबियन अफ्रीका, सिम्पसन भी ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन, ग्रेट सैंडी ये भी ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। रब अल खाली सऊदी अरब, ओमान, यमन, यूएई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अन-नफूद सऊदी अरब। गोबी मंगोलिया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में स्थित है। कालाहारी बोत्सवाना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान। अटाकामा उत्तरी चिली, ये भी परीक्षा में बार बार आता है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? दस्त ए कबीर ईरान में, जिसे ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। दस्त ए लुत, इसे ईरान में, जो ईरान के पूर्वी भागों में पाया जाता है। मोजावे संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है।
पेंटागोनिया अर्जेंटीना चिली, सोनोरान यूएसए मैक्सिको में पाया जाता है, और चिहुआहुआन ये अमेरिका के मैक्सिको में, और तकलामकान ये चीन में पाया जाता है दोस्तों स्थल। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से माना जाता है। अब देखते हैं कुछ विशेष जानकारी अन्य। अफ्रीका महाद्वीप का लगभग संपूर्ण उत्तरी भाग मरुस्थलीय है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में सहारा का मरुस्थल स्थित है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। सहारा मरुस्थल के दो छोटे छोटे मरुस्थल स्थित हैं जो निम्नलिखित हैं, लीबिया का मरुस्थल और न्यूबियन का मरुस्थल दोस्तों। यानी सहारा मरुस्थल भी दो भागों में डिवाइड है, एक को लीबिया का मरुस्थल बोलते हैं और एक को न्यूबियन का मरुस्थल बोलते हैं। तो मरुस्थलों के बारे में ये जानकारी हमें देखने को मिलती है। आइए अब सिलेबस में लिखा हुआ है वन, तो वनों के बारे में जान लेते हैं। वन की क्या परिभाषा दोस्तों मानी जाती है, सबसे पहले वन की परिभाषा देख लेते हैं। वर्तमान में वन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया हो। राज्यों को वनों की अपनी परिभाषा निर्धारित करने के लिए अधिकार दिया गया है। वर्ष 1996 में भूमि को वन के रूप में परिभाषित करने का विशेष अधिकार राज्य का रहा है और इसकी उत्पत्ति उच्चतम न्यायालय के आदेश, जिसे टी.एन. गोडावरम तिरुमुल्कपाद बनाम भारतीय के निर्णय के नाम से जाना जाता है, इससे इसकी स्थापना हुई थी। इसमें सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वन शामिल हैं, चाहे उन्हें आरक्षित, संरक्षित या अवर्गीकृत श्रेणी के रूप में रखा गया हो। अब देखते हैं कुछ एक सामान्य परिभाषा निकल कर भी आती है। भू क्षेत्र जहां वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक हो उसे वन कहते हैं। अब संवैधानिक रूप से इसकी परिभाषा देखते हैं। जंगल या वन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित हैं, सम्मति सूची में शामिल है। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि वन किस सूची में सम्मिलित है, तो 7वीं अनुसूची, जिसे सम्मति सूची में रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और वन्य जीव और पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची में सम्मति में शामिल किया कर दिया गया है या स्थानांतरित कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 51 कै जी में कहा गया है कि वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। यानी इस आर्टिकल में से मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 48 कै में यह कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन के साथ साथ वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का भी प्रयास करेगा दोस्तों। ये भी बात कही गई है। अब कानून, इसके संबंधित कानून क्या क्या है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1988 लागू है, जिसके केंद्र में पर्यावरण संतुलन और एवं आजीविका दोस्तों मानी जाती है। अब वनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं। तो वनों का वर्गीकरण बता रहा था। प्रत्येक जलवायु स्थिति वनस्पतियों के आधार पर भारतीय वनों को निम्नलिखित प्रकारों से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिन्हें मानसून वन भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्णपाती वन या पर्वतीय है। 5वां है दोस्तों वेलांची या अनूप वन। तो इनके बारे में जानते हैं अकेले अकेले के क्या क्या इनके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी ये वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत तापमान 22 सेल्सियस से अधिक रहता है। इन वनों की वृक्षों की लंबाई 60 मीटर से भी अधिक हो सकती है। इन वनों में स्तरीकरण पाया जाता है, अर्थात भूमि के नजदीक झाड़ियां, इनके ऊपर कम ऊंचाई वाले वृक्ष तथा सबसे ऊपर लंबे वृक्ष होते हैं। इन वनों में अलग अलग वृक्ष की प्रजातियों में पत्ते झड़ते, फूल लगने, फल लगने का समय अलग अलग होने के कारण ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इन वनों की प्रमुख प्रजातियां रोजवुड, महागनी, एबनी, एनी इत्यादि हैं। भारत में इस प्रकार के वन उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में कुछ भागों में और कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इन्हें अर्ध सदाबहार वन भी कहते हैं। यह वन अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह वन सदाबहार तथा आर्द्र पर्णपाती वनों के विशिष्ट रूप हैं, जिनके मुख्य वृक्ष प्रजातियां साइडर, होलक, कैल, गुर्जन, लोरेज, चंपा एवं रोजवुड आदि हैं। ये इसके वनों के नाम हैं जो थोड़े कठिन से हैं, लेकिन कोई बात नहीं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखते हैं जिन्हें मानसूनी वन कहते हैं। ऐसे वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। जहां वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है वहां आर्द्र पर्णपाती वन तथा जहां कम होती है वहां शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ये मैंने बता दिया दोस्तों, वहां आर्द्र पर्णपाती वन जहां कम होती है वहां शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर उड़ीसा में पाए जाते हैं। सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वार्षिक वर्षा
70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। ऐसे वन प्रायद्वीप भागों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं। इन वनों में तेंदु, पलाश, अमलताल, बेल इत्यादि प्रमुख प्रजातियां स्थित हैं। अब देखते हैं तीसरे नंबर के वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ऐसे वन भारत के दक्षिण पश्चिम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र में मिलते हैं। इन वनों में बबूल, बेर, खजूर, नीम, पलाश इत्यादि शामिल हैं। अब देखते हैं पर्वतीय वन। नाम से ही आप जानते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई में अधिक वृद्धि के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से वनस्पतियों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। भारत में पाई जाने वाले पर्वतीय वनों का दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन। अब देखते हैं उत्तरी पर्वतीय वन क्या है। इस भाग में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंध वनों से लेकर टुंड्रा में पाए जाने वाले प्राकृतिक वनस्पति शामिल हैं। हिमालय के गिरिपाद में 1000 मीटर से 2000 मीटर तक पाई जाने वाली पर्णपाती वन आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध प्रकार के हैं और इन क्षेत्रों में प्रमुख वृक्ष प्रजातियां ओक, चेस्टनट, चीड़, देवदार पाई जाती हैं। इमारतें लकड़ी बनाने में बहुमूल्य हैं। 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन चारागाह पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जूनियर पाइन, बर्च, रोडोडेड्रोन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में चारागाह में ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय गुज्जर, बकरवाल, बद्दी, भूटिया समुदाय के लोग रहते हैं। अब देखते हैं दक्षिण पर्णपाती वन। इन्हें देखते हैं। इन क्षेत्रों में पश्चिमी घाट, विंध्याचल तथा नीलगिरी इत्यादि पर्वत शामिल हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी पहाड़ियों में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंध वनों को 16 से 16 वन कहते हैं। प्रमुख वृक्ष प्रजातियां मनगोलिया, सिनकोना और वेटल है। अब देखते हैं सबसे अंतिम वन, वेलांचिया अनुपवन, जिन्हें मैग्रोव वन भी कहते हैं। और मैग्रोव वन पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं अधिकतर मात्रा में। भारत में अनुपवन आर्द्र क्षेत्र में फैले हैं। मैग्रोव वन तटीय क्षेत्र में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं जो खारे जल से प्रभावित नहीं होते। मैग्रोव वन अपने जैव विविधता कारण विख्यात हैं। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक मात्रा में फैले हुए हैं। इसके अलावा महानदी कृष्णा, गोदावरी नदी डेल्टा में भी वन पाए जाते हैं। और भारत में मैग्रोव वन 6746 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं, जो विश्व के कुल मैग्रोव वनों का 7% हिस्सा कवर करता है। ये वन तट रेखा को सुव्यवस्थित करते हैं, तटीय क्षेत्रों को कटाव या अपरदन संरक्षण का प्रदान करते हैं। गंगा डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय वन है। और देश में कुल मैग्रोव वन 4992 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक मैग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार आदि हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपको भली भांति जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 7,94,200 वर्ग किलोमीटर यानी 24.16% वनों के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीप भारत के अंतर्गत सबसे अधिक वन प्रदेश आते हैं, जो भारत के कुल वन प्रदेश का 57% है। हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा वन प्रदेश है, जो देश के कुल वन प्रदेश का 18% हिस्सा है। भारत का वन प्रदेश विश्व वन प्रदेश के औसत से 34.5% से भी बहुत कम है। सर्वाधिक वन वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। और सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हरियाणा, पंजाब, गोवा। और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे कम वन हरियाणा में पाए जाते हैं, सबसे कम ज़्यादा वन एमपी में और परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में पाए जाते हैं। देश में वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,204 मिलियन टन है दोस्तों। अब देखते हैं 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारतीय वन के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ 1952 में हुआ था और भारत में लागू फिलहाल 1988 वाली नीति है। चिपको आंदोलन वनों के कटाव को रोकने के लिए हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन को राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना भोपाल में 1981 में हुई थी। और राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में 33% क्षेत्रफल वन आवश्यक है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में दोस्तों स्थित है। तो मरुस्थल और वनों से संबंधित जितनी भी अहम जानकारी दोस्तों मुझे लगी
मैंने इस पीडीएफ में या इस वीडियो में सभी तरह से ऐड की है दोस्तों। आप इस वीडियो को देखिए ताकि मरुस्थल और वनों से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में गलत ना जाए दोस्तों। यदि आपको इस वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।